हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल के आगे का क्लास मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने गांधी के उन विपन्स का यानी उन आइडियोलॉजी और उनके बिहेवियर की बात की। उन्हीं आइडियोलॉजी और बिहेवियर ने गांधी को सक्सेस बनाया और एक सक्सेस राजनेता बनाया और एक महात्मा बनाया। और फिर उन आइडियोलॉजी को गांधी ने, जैसे कि मैंने बताया कि सत्याग्रह को ही, चंपारण सत्याग्रह हो, खेरा हो, अहमदाबाद हो, इन तीनों में प्रयोग किया, वो सक्सेस रहे। उससे उनको और राष्ट्र को क्या मिला? कांग्रेस की सीमाएं निर्धारित हुई, गांधी को एक समर्थक नेताओं का वर्ग मिल गया। इस तरह से मैंने सारी आपको बातें बताई है। अब चलते हैं उनके आलोचक, उनके बारे में, उनके आइडियोलॉजी की आलोचना क्या करते हैं, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, पहले आलोचना पे चलते हैं कि इनके आलोचक इनको कहते क्या है, क्या इन पे इल्जाम क्या है। तो पहला इन पे आरोप ये लगता है कि गांधी जी बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करते थे। अब आपको थोड़ा सा यहां पे मैं बता दूं कि बुर्जुआ किसको बोलते हैं। बुर्जुआ दरअसल में ये मार्क्सवादी विचार है। मार्क्सवादी कहते हैं जो पूंजीपति और उद्योगपति है उनको वो बुर्जुआ बोलते हैं। किनको? बुर्जुआ किसको बोलते हैं? उद्योगपति और व्यापारियों को। जैसे यहाँ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी जैसे लोगों को वो बुर्जुआ बोलते हैं। तो गांधी जी का कहना था, इनके विरोधियों का आलोचकों का कहना था कि गांधी जी इन वर्गों की नीतियों की रक्षा करते हैं। और इस संदर्भ में उनका कहना क्या था कि वो अहिंसा की नीति का पालन करके इन बुर्जुआ वर्गों के हितों को पोषित करते हैं। आप सोचो कि मान लिया कि हर जगह दंगा ही दंगा है, हर दिन जन आंदोलन हो रहा है, आगजनी हो रही है, तो ऐसे में कोई इंडस्ट्री कैसे फूलेगा? नहीं होगा ना। तो गांधी जी पे आरोप लगता है कि अहिंसा को दबा के रखते थे कि ताकि ये पूंजीपति उद्योगपतियों को एक सुनहरा मौका मिल सके और अपने अर्थोपार्जन का उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। उन पे ये था आरोप। दूसरी बात, ये इनके आलोचक कहते हैं कि ये कभी भी गांधी जी समाज में कोई रेडिकल इशू को होने नहीं दिया, कोई रेडिकल इशू खड़ा नहीं किया। एक्चुअली जब रेडिकल कोई होता है, रेडिकल इशू जब आती है, किसी चीज का रेडिकल चेंज होता है तो एक समाज में परिवर्तन आती है। उस परिवर्तन को होने से ये गांधी जी ने पे आरोप है कि इन्होंने रोका है। उसके बाद जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी उन्मूलन पे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वर्किंग क्लास हो या किसी भी सीरियस इशू को इन्होंने नहीं उठाया। ये सब इन पे आरोप है। अगला आरोप इन पे ये है कि ये जन आंदोलन पे अंकुश लगा देते थे, यानी पूरे मास मूवमेंट को हाईजैक कर लेते और किसी भी प्रकार के रेडिकल चेंज होने से वो रोक देते थे। भीड़ को अनियंत्रित होने से गांधी जी रोक लेते थे। तो इनके आलोचना कहते हैं कि इस तरह के भीड़ को एक रेडिकल चेंज करने देना चाहिए, क्योंकि वो प्रवृत्ति बदलेगी आंदोलन की, सरकार की सोच बदलेगी। गांधी जी उस मोर्चा को, उस मूवमेंट को हाईजैक कर लेते थे। वो एग्जाम्पल देते हैं चौरी चौरा का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा जगह यूपी में है। 5 फरवरी को यह घटना घटी थी कि भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था। वहां से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को वापस ले लिया। तो इनके आलोचक जो उन पे कहते हैं कि इनको करने देना चाहिए था, वापस नहीं लेना चाहिए था। इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, लोग काफी उत्साहित थे, जो शिक्षित वर्ग थे, विद्यार्थी थे, युवा थे, जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे, वो काफी समर्थन कर रहे थे। तो इनका कहना था कि इनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बुद्धिजीवी और छात्र और युवा इनके साथ में थे, इस आंदोलन के साथ में, लेकिन गांधी जी वहां पे ले लिए। तो गांधी जी को बचाने के लिए, या गांधी जी अपना तर्क देते हैं कि देश
अभी उस स्थिति में नहीं था, अभी तैयार नहीं था कि उतने बड़े आंदोलन को हम जन्म दे करें। तो बिपिन चंद्र कहते हैं कि संघर्ष तैयारी संघर्ष की नीति थी गांधी जी की। संघर्ष करो, फिर रुक जाओ, फिर तैयारी करो, फिर संघर्ष करो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। तो इस उनके आलोचक ये कहते हैं। फिर आगे चलते हैं कि तीसरा आलोचना इनका क्या करते हैं वो देखते हैं। देखिए तो यहां क्या कहता है इसमें, यह है, मैंने तो समझा दिया आपको। तीसरा आरोप उन पे यह है कि सवर्णों के पक्ष में, यहां देख लीजिए, यहां पे उन पे आरोप यह है कि वो सवर्णों के पक्ष में बात करते थे। तो इसके बारे में क्या कहना है, उनके आलोचकों का क्या कहना है, उनकी किस बात पे आलोचना होती है। सवर्णों के पक्ष में वो बात करते थे। यहां देख लीजिए, सवर्णों के पक्ष में जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। उसमें खास करके सबसे पहले तो अंबेडकर जी ही थे। अंबेडकर जी कहते थे कि गांधी जी सवर्णों के पक्ष में ऐसा बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि गांधी जी जाति व्यवस्था सिस्टम को बनाए रखने चाहते थे क्योंकि वो जाति व्यवस्था को सिस्टम में वो उनका विश्वास था। अंबेडकर जी का आरोप है। वो दूसरी बात कहते हैं कि परंपरा एवं धर्म का सहारा लेकर अनजाने में ही सही संप्रदायवाद को बढ़ावा मिला। परंपरा और धर्म की बात की, राजनीति में धर्म को शामिल किया, राम राज्य की बात की। इन सभी विचारों से, यहां से इंपॉर्टेंट है, इन सभी विचारों से मुस्लिम समाज में अलगाववाद की भावना पैदा हो गई। ठीक है। तो यहां पे सवर्णों के पक्ष में जाति व्यवस्था अंबेडकर का कहना है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो अंबेडकर वाली बात आप यहां पे बता दो। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज में अलगाव की जो भावना पैदा हुई, उसमें ये धर्म, राजनीति में धर्म को लेके आ गए, परंपरा और धर्म को। अब हिंदू समाज के लोग अपने अतीत को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, हिंदू गुणगान की, उससे प्लस धर्म की जो बात की राजनीति में और राम राज्य की जो बात हुई, इससे मुस्लिम समाज में अलगाव की भावना पैदा होगी। ठीक है, आप इतना लिख दोगे, आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अगला इनका चौथा आलोचना क्या है इन पे, वो देख लेते हैं। चौथा आलोचना क्या है। अब चलिए चौथा ये है कि उनके जो आलोचक थे, उनकी जो आलोचना महिलाओं के मुद्दे पे उन्होंने जो किया, ये कहना है महिला मुक्ति कार्यक्रम से अलग हटा दिया। एक्चुअली ये कहते हैं कि गांधी जी महिलाओं को आदर्श स्वरूप, मूरत, सरस्वती, है ना, इस तरह की बातें करके उनको एक कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता होती है समाज पे, उसको वहां पे आरोपित कर दिया। औरतों को घर में, इनके आलोचकों का कहना है कि औरतों को कहीं ना कहीं घर के चार दीवारी में बंद करने की कोशिश की। ठीक है ना। और पर इनके आलोचक ये कहते हैं कि वो एक पति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, अपना घर, माँ बाप, सब कुछ, और फिर दूसरे घर में आगे उसके घर को बसाती है। उस महिला के लिए इन्होंने दमयंती, सरस्वती आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करके उनको एक घर के चार दीवारी में बंद करने की कोशिश की है। पुरुष प्रधान समाज को समाज में वरीयता देने की कोशिश की है, बनाए रखा। यही कारण है कि गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद भी इनका सामाजिक उत्थान नहीं हो सका। इनके आलोचक कहते हैं कि गांधी के सामाजिक आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद भी इनका सामाजिक उत्थान नहीं हो सका। अगला इनके आलोचक कहते हैं कि गांधी के अधिकतर विचार यहाँ है अयथार्थवादी, यानी काल्पनिक है, जो व्यवहारों में ला सकने वाला नहीं था। माने इनके आलोचक ये कहते हैं कि गांधी का जो विचार था वो एक काल्पनिक था, जिनको व्यवहारों में लाना मुश्किल था। अब चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं इनके आलोचक जो है, इनकी सीमाएं क्या है। हालांकि आलोचक की भी सीमाएं देखिए, बाकी हिस्टोरियन ने बताया है इनकी सीमाएं क्या, और ये बात सही है।
इनके आलोचकों के विचार करने की सीमा, कि गांधी को देखने का उनका पैरामीटर क्या था, किस नजरिए से गांधी को देखा और गांधी था क्या। चलिए, पहला यह है कि गांधी, यहां पे मैंने लिख दिया है, उसको फिर से मैं आपको एक बार समझा दूंगा। गांधी के विचारों को समझने के लिए समझने में असफल रहे। गांधी के विचारों को समझने में इनके आलोचक असफल रहे। गांधी के आलोचक इनका मूल्यांकन करने में वेस्टर्न पैरामीटर को अपना लिया। कर रहे हो आप भारतीय समाज का, लेकिन आपने वेस्टर्न तरीके को अपना लिया जो गलत है। इनको समझने के लिए एक अलग प्रकार की सोच विकसित करनी होगी। इन्होंने किस तरह से, देखिए मैंने पहले क्लास में आपको बताया है कि गांधी ने किस तरह से सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, साम्राज्यवाद, उसकी जो पॉलिसी थी सबको नकारा है। तो ये मैं यहाँ पे आपको लिख दिया है, मैंने लिख दिया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, साम्राज्यवादियों की पॉलिसी को नकार दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में साफ साफ कहा है कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के नहीं बल्कि पश्चिमी मॉडर्नाइजेशन या संस्कृतियों के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। इसी मॉडर्नाइजेशन और सिविलाइजेशन ने हमें निचली पैदान तक धकेल दिया है। और गांधी ने किस तरह से बताया था वो आपने देखा ही है। इसीलिए यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था स्वराज का, कि पहले हमें स्वराज चाहिए, बाद में हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। ठीक है ना, पहले हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, बाद में हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो गांधी को समझने में विफल रहे। अब अगला जो स्लाइड है उसमें देखते हैं दूसरा उनका क्या ये है। चलिए, अगला उनकी आलोचना ये है कि गांधी के जो आज का जो दौर है, आप देखो कितनी विभीषिकाओं से दुनिया गुजर रही है। गांधी ने उस टाइम में आपको एक वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा दी थी, उसको भी इनके आलोचक समझने में असफल रहे थे। आज दुनिया कितनी, आज परमाणु युद्ध है, केमिकल युद्ध है, वर्ल्ड वॉर है, मानव सभ्यता को खतरा है, पर्यावरण जैसी समस्या को से जूझ रही है आज। ऐसे में गांधी की प्रासंगिकता तो और बढ़ जाती है। ऐसे में गांधी की प्रासंगिकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहां पे आप देख लीजिए, दूसरा आलोचना उनका ये है, दूसरी आलोचना यह है कि गांधी के विचारक के साथ साथ एक राजनेता एवं समाज सुधारक भी थे। गांधी राजनेता के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। यहाँ पे आप देखो, कार्ल मार्क्स की अगर बात करें, कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, कार्ल मार्क्स की बात करूं तो एक अच्छा विचारक था, पर क्या एक सफल राजनेता था? ये किताबें लिखता था, थ्योरी देता था, बट कभी भी फील्ड वर्क नहीं किया। वहीं पे लेनिन की अगर बात करें तो लेनिन फील्ड में ज़्यादा था, लेकिन उन किताबें, पुस्तकें और विचारधारा में कमज़ोर था। तो लेनिन की जो समाज में उतर के जो राजनीति किया और कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिया, इन दोनों के गुणों को मिला करके गांधी का निर्माण हुआ है। इन दोनों को मिला के गांधी का निर्माण हुआ। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, थिंकर कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं कि गांधी एक विचारक के साथ साथ एक सफल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, आगे हमने लिखा है, आगे चलते हैं। गांधी के धर्म की बात अगर करें तो गांधी के धर्म को लेकर के काफ़ी उन पर सवालिया निशान उठा है। उनके धर्म निरपेक्षता की पृष्ठभूमि में जाए तो दिखेगा कि चर्चा की जाए तो राज्य के बीच आपसी संघर्ष था। मैं इसको पहले एक सेकंड पहले मैं चलिए आते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। पश्चिम में अगर धर्म निरपेक्षता की पृष्ठभूमि में जाए तो दिखेगा कि चर्च और राज्य, जैसे अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में आपसी संघर्ष था चर्च और राज्यों के बीच में। दोनों देश की मजबूरी थी एक दूसरे से, चर्च की और राज्यों की, माने सरकार की मजबूरी थी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखे।
जहां तक ब्रिटेन की बात है, एक हिस्टोरियन कहते हैं कि वहां तो सेक्युलरिज्म था ही नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हमेशा संघर्ष था। और वहां की ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में किसी भी रिलीजन को लागू करने में सफल कतरा रही थी। उसके पीछे वजह थी 1857 में इसी के आधार पर तो जंग छिड़ गई थी। जहां तक गांधी जी की बात है, वो धर्म में यद जहां तक गांधी जी की बात है तो धर्म में तो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी वह बात करते हैं कि वो बात ये करते हैं, सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करते हैं। उनका धर्म नैतिक व्यवहार की बात करता है, न कि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन की बात करते हैं उस रिलीजन की बात नहीं करते जिसमें नमाज और पूजा पाठ हो, ऐसे नहीं। उनकी नैतिक व्यवहार की बात करते हैं। उनका रिलीजन क्या बात करता है? नैतिक व्यवहार की। वह राम राज्य की बात करते हैं, तो सिर्फ हिंदू राज्य की बात नहीं करते। वो समाज की बात, एक सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं करते, वो बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई सभी समाज की बात करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अबू बकर और उमर जो इतना धन इकट्ठा किए हुए हैं फिर भी एक फकीर की जिंदगी जीते हैं, वही तो राम राज्य है। और खास करके वो मुस्लिम समुदाय में एकेश्वरवाद के काफी समर्थक रहे हैं। पश्चिम जिसको धर्मनिरपेक्षता समझता है, वो हमारे लिए पंथ है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? पंथ है। हमारे लिए राम राज्य है। ठीक है, और उसके लिए वो धर्मनिरपेक्षता है। तो उसके धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट और हमारे धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। आपने देखा ना कि ब्रिटेन में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे थे, और ब्रिटिश के दिमाग में ये था कि ईसाईयत ही सबसे अच्छा धर्म है, लेकिन उसको यहाँ लागू नहीं कर सकता था क्योंकि इसी आधार पर 57 की लड़ाई हो चुकी थी। और यूएसए और कनाडा की अगर बात करोगे तो वहाँ पे तो चर्च और राज्यों के बीच में, स्टेट के बीच में हमेशा एक संघर्ष की भावना रहती थी। तो वो दोनों दूरी बना के रखा, तो वो अपने आप को कह रहा है कि मैं सेकुलर हूं। उसकी मजबूरी है वहां सेकुलर होना, क्योंकि वो दोनों के बीच में संघर्ष था, चर्च और राज्यों के बीच में, स्टेट के बीच में संघर्ष था, तो दोनों अलग था। तो वो कहता है कि मैं सेकुलर हूं। और ब्रिटेन में तो आपने देख लिया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई थी, तो इसमें राज्य अलग हो गया कि भाई हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो फिर अपने आप को वो एक नाटक कर रहा है कि भाई मैं सेकुलर हूं। तो सेकुलर कैसे हो सकते हो? और भारत में नहीं लागू कर सका, मैंने बता ही दिया। लेकिन भारत में अगर आया जाए तो गांधी जी की अगर बात करते हैं, जिस गांधी के धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो गांधी जी ने उस धर्म की थोड़ी बात की है जो रिलीजन से है, जिसमें हमारी आस्था होती भगवान के प्रति। नहीं, गांधी जी ने नैतिक धर्म की बात की है, नैतिक विचार की बात की है। जहां राम राज्य होता है, जहां पंथ होता है, जो पंथ की बात करते हैं, उस धर्म की बात नहीं करते, पंथ की, राम राज्य की, नैतिक विचार की, जहां में करुणा द्वेष नहीं हो, जहां भाईचारा हो, जिसमें सभी धर्मों का समान सम्मान होता हो। तो उन्होंने यहां तक कि मुस्लिम समाज में अबू बकर और हजरत उमर की बात कही है कि वो राम राज्य है। मुस्लिम समाज में एकेश्वरवाद के वो काफी समर्थक थे। तो इसको हम कहते हैं गांधी जी के, इनको हम कहते हैं रामराज। तो ये आलोचक इनको समझ नहीं पाए एक्चुअली। खैर चलिए, हमको तो एक तैयारी के हिसाब से लिखना है। चलिए अब देखते हैं गांधी के विचारों का महत्व। देखिए अब तो हमने सब कुछ बता ही दिया उधर गांधी जी के बारे में, फिर भी एक ब्रीफ यहाँ पे हम कर देते हैं। जैसे कि एक नंबर में मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता के अर्थ को बदला। लोग राजनीति को एक फायदे के रूप में, एक स्वार्थ के रूप में देखते थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, उनके लिए राजनीति नैतिक रूप से स्वतंत्र करने में थी और नैतिक राजनीति करने में थी। और वो हमेशा बल देते थे कि हमको नैतिक रूप से स्वतंत्र होना है। बात समझे ना, क्योंकि वो कहते थे ना कि आप क्लाइव और हेस्टिंग से तो स्वतंत्र हो जाओगे, यानी कि राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन तुम सांस्कृतिक गुलाम ही रहोगे, पश्चिमीकरण तुम पे हावी रहेगी।
तो ये थी स्वतंत्रता के अर्थ को बदला। दूसरा ये है आंदोलन के बहुआयामी स्वरूप को अपनाया। लोगों बाकी नेताओं के लिए ये था कि आंदोलन में एक राजनीतिक आंदोलन वो कर रहे थे, लेकिन गांधी जी आए, गांधी जी ने राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को भी अपनाया। 15 अगस्त 1947 को हम राजनीतिक लड़ाई से तो स्वतंत्र हो गए, राजनीतिक के मामले में तो स्वतंत्र हो गए, पर आज भी हम लॉर्ड विलियम बेंटिक मैकालेस हम पे राज कर रहा है, यानी कि आज भी हम पे सांस्कृतिक रूप से पश्चिमीकरण हावी है। और आज आप देख ही रहे हो, तो इसमें तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। बेंटिक और मैकाले जैसे, यानी कि सांस्कृतिक गुलाम आज भी है। और आज तो देख ही रहे हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है उपभोक्तावाद का, वो तो वही परंपरा है ना, पश्चिमी परंपरा है। आज हमारी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति का पूरा कॉपी कर रही है, तो ये मानसिक गुलामी, तो आज भी हम गुलाम ही हैं। तीसरी बात करते हैं, नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति पे बल देते हैं। नैतिक मूल्यों पे आधारित राजनीति की बात करते हैं। वही बात कहा कि लोगों के लिए अवसर था, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, इसको अवसर के रूप में नहीं देखा। गांधी जी ने कहा रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, ठीक है। और लास्ट ये है कि वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल देश और दुनिया को दिया। सत्य और अहिंसा, यहाँ पे सत्य गलत लिखा गया है, आप थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। सत्य और अहिंसा पे आधारित राजनीति की बात करते हैं गांधी जी। तो ये उनका महत्व है। अब हम लास्ट एक ये इनका देख लेते हैं कि चलिए गांधी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो गांधी के विचारों की प्रासंगिकता में यह है, पहला आपको ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्तमान में गांधी की स्वीकृति जो है उत्तर आधुनिक चिंतक के रूप में हुई है, ठीक है ना, उत्तर आधुनिक चिंतक के रूप में। गांधी कहते हैं कि जो पश्चिमी देश जिसका प्रबोधन कहता है, पश्चिमी देश जिसको प्रबोधन कहता है, पहले प्रबोधन और पश्चिमी आधुनिकता बता दूं। पश्चिमी समाज कहता है कि प्रबोधन के आधार पे, प्रबोधन से जिसमें तर्कवाद, वैज्ञानिकतावाद को लेकर के हम उस आधुनिक पद्धति को आधार बना के मानव सभ्यता पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी तर्क और विज्ञान के बदौलत उसका कहना है, प्रबोधन यानी पश्चिमी समाज का कहना है इनलाइटमेंट के बारे में, कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके हम आधुनिकता के उस मानव के उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, मानव पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पर ऐसे प्रबोधन का अंजाम यह हुआ कि आप देखो कि दो वर्ल्ड वॉर हो गए, परमाणु बम बना, रासायनिक बम, पर्यावरण, मानव सभ्यता को खतरा, मंदी इत्यादि इत्यादि। गांधी ऐसे प्रबोधन को बिल्कुल ही नकार देते हैं। कहते हैं कि ऐसे प्रबोधन से आप एक दिखावटी कर सकते हो, विकास कर सकते हो। क्या वही प्रबोधन है, वही इनलाइटमेंट है जिसमें दो वर्ल्ड वॉर हो जाए, परमाणु बम, रासायनिक बम का प्रयोग हो, पर्यावरण की चिंता हो, मानव सभ्यता को खतरा हो? गांधी ऐसे विचारों की आलोचना करते हैं, इसका खंडन करते हैं। गांधी कहते हैं कि दुनिया में कोई अकेला सत्य नहीं है, कोई भी ऐसा कोई एक अकेला सत्य नहीं है, न ही कोई एक अकेला ऐसा मार्ग है जो मानव सभ्यता को पूर्णता तक ले जा सकता है। ठीक है, इसी आधार पे तो उन्होंने पूंजीवाद में जो प्रतिस्पर्धा होती है उस प्रतिस्पर्धा को नकारा था, उसकी सीमा स्पष्ट की थी। बोला था कि प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि परस्पर सहयोग वाली व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और अपने इस हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने उस वक्त लिख चुका था। इस आधार पे गांधी जी को
पोस्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार रीडिंग मार देते हैं, आपको देख लीजिए। उत्तर आधुनिक चिंतक के रूप में गांधी को कहा जाता है। गांधी कहते हैं कि पश्चिमी देश जिसको प्रबोधन कहता है, जो तर्कवाद और यहाँ पे लिखना चाहिए था वैज्ञानिकवाद, आधुनिक पद्धति को आधार बनाकर मानव सभ्यता पूर्णता प्राप्त कर लेगी, पर ऐसे प्रबोधन का अंजाम यह हुआ कि दो वर्ल्ड वार, परमाणु बम, रासायनिक बम, पर्यावरण चिंता, मानव सभ्यता को खतरा, मंदी आदि ऐसे हुई आदि इसी प्रबोधन काल में हुआ है। जिस प्रबोधन की बात करते हो, इसी के आधार पर गांधी जी ने उत्तर आधुनिकतावाद उभर कर आता है। गांधी के विचार में न कोई अकेला सत्य और न ही कोई अकेला मार्ग है जो मानव सभ्यता को पूर्णता तक ले जा सकता है। इसी आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद की सीमा स्पष्ट होती है। प्रतिस्पर्धा कभी भी मानव जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती। दूसरा अत्यधिक खपत का प्रभाव पड़ता है इस पर, इसलिए परस्पर सहयोग की बात करते हैं। सहयोग की बात करते हैं, ठीक है ना, परस्पर सहयोग की बात करते हैं गांधी जी। तो एक तो गांधी जी की ये प्रासंगिकता है। दूसरा, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी गांधी जी ने पर्यावरण पे पहले ही अपनी विचार स्पष्ट कर चुके हैं, स्पष्टता दे चुके हैं। अस्पष्टता लिखा गया है, अस्पष्टता होगा, थोड़ी सी अस्पष्टता दे चुके हैं। दूसरा, गांधी जी आतंकवाद एवं हिंसा का विरोध करते हैं। कहते हैं कि अत्यधिक उपभोग अगर होगा और उत्पादन पर ही बल दिया जाएगा तो ऐसी समस्या उभर कर आएगी। इस कारण से हम देखेंगे कि कैसे अरब क्षेत्र में आतंकवाद फैला है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब तेल के लिए दुनिया में एक मारामारी शुरू हुई, तब से देखेंगे आतंकवाद भी फैलना शुरू हुआ है। ये सब वेस्टर्न प्रोडक्शन ऑफ मोड का एक देन है। आतंकवाद भी एक प्रोडक्शन ऑफ मोड का ही देन है। चलते हैं आगे। केंद्रीय राज्य व्यवस्था के विरोधी रहे हैं। गांधी जी हमेशा कहते थे कि आज उसको पूरी दुनिया मान भी रही है कि जिन लोगों का कल्याण करना है, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाना होगा। जिनका कल्याण करना है उनका सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाना होगा। जो सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। इसके लिए क्या है? सत्ता का इसलिए वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्राम सभा की बात करते थे। जिस जिस गांव में जाते थे तो वहाँ पे जा कर के वो ग्राम सभा का निर्माण करते थे, क्योंकि लोग नीचे से आना चाहिए, न कि ऊपर से थोपा जाना चाहिए। इसको वो विरोधी थे। और आज डिसेंट्रलाइजेशन, अगर मानव विकास करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सारी बातें थी, मैंने आपको गांधी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास जो है आपका, हम आपके सारे क्वेश्चन को करा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे। तो ये रहा आपका, मैंने गांधी कोशिश की है जितना सरल से सरल हो, कम से कम इसमें हो करने की, मैंने किया है। अब आगे अगले क्लास में हम आपके क्वेश्चन, गांधी पे जो क्वेश्चन होंगे, जो यूपीएससी, वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो, इन सब को हम सॉल्व करेंगे। अब अगला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेहरू होगा, इससे उसके बाद टैगोर करेंगे, और साथ ही अब मैं 1-2 दिनों में आपका ऑप्शनल हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। इसमें छोटा छोटा हम टॉपिक लेंगे, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, मुश्किल से 30 मिनट के अंदर का क्लास होगा। इससे छोटा ही होगा, और हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है, हम वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे। और
सारे क्वेश्चन वो कराता हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। मैं बहुत आभारी रहूँगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपसे कुछ सीखने का। मैं पहली बार जुड़ा हूँ आपके इस ऑनलाइन क्लास के, नहीं तो ऑफलाइन क्लास तो मैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में लेता रहा हूँ। उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होते, कैमरा को देख के बोलना होता है, तो एक यहाँ पे टाइम की भी मैनेजमेंट की एक समस्या होती है, बहुत सारी बात है। खैर अब स्टार्ट हो ही गया है तो धीरे धीरे इसमें भी ऑनलाइन में भी पारंगत हासिल हो ही जाएगी, सीख ही जाऊंगा। नेचर के साथ साथ तो ढलना ही पड़ता है। तो चलिए अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स की, बीपीएससी 68 प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन आपको अब स्टार्ट करने वाला हूँ। कल परसों में आपका वीडियो आ जाएगा। और हम साइंस सेक्शन को करेंगे, हम साइंस को करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री को करेंगे। बच्चों का डिमांड है साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, करेंट अफेयर, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब को ऐसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसे। थैंक यू।